क्या आपने पीआरपी थेरेपी के बारे में सुना है? क्या आप जानते हैं कि हमारी ये आईवीएफ में सक्सेस रेट को इम्प्रूव करने में किन्हीं केसेस में हेल्प कर सकता है? आइए आज हम पीआरपी थेरेपी के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निधि शर्मा और मैं जिंदल आईवीएफ सेंटर चंडीगढ़ में एक सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूं और आज मैं आपको पीआरपी थेरेपी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। पीआरपी थेरेपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? ये हमारे ब्लड्स का निकला एक प्रोडक्ट होता है जिसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट और एक द्रव्य जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं वो होता है। तो इन्हीं ब्लड के प्रोडक्ट्स को हम एक स्पेशल टेक्निक से सेपरेट करके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स पाए जाते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स हमारी टिश्यू की हीलिंग, टिश्यू के रीजनरेशन में भी हेल्प करते हैं। इसका उपयोग मेडिसिन की बहुत सारी फील्ड्स में होता है। सबसे पहले इसका उपयोग ऑर्थोपेडिक्स में मसल इंजरी या स्पोर्ट्स इंजरी वाले केसेस से शुरू हुआ था, जहाँ पर इसको टिश्यू इंजरी को हील करने में इसको काफ़ी हेल्पफुल माना गया। धीरे धीरे इसका उपयोग बढ़ता गया है, स्पेशली स्किन में, डर्मेटोलॉजी में, हेयर लॉस ट्रीटमेंट में या स्किन रीजनरेशन में, एंटी एजिंग इफेक्ट्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कंपैरेटिवली गायनी में इसका यूज़ जो है थोड़ा नया है और हम आईवीएफ के कुछ स्पेशल केसेस में इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसका यूज़ स्पेशली यूट्रस के अंदर और ओवरीज के अंदर डालने में होता है। यूट्रस में ये उन केसेस में किया जाता है जहाँ पर किसी पेशेंट को थिन एंडोमेट्रियम की शिकायत होती है, जिनकी एंडोमेट्रियम की लेयर प्रॉपर नहीं बनती है, 7 mm से कम ही रहती है। उन केसेस में हम इसे टिश्यू रीजनरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा यूज़ होता है इसका यूट्रस में, अगर आपके मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हुए हैं, जिन केसेस को हम रिपीटेड आईवीएफ फेलियर या रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर के केसेस बोलते हैं, उन केसेस में भी डिस्पाइट अगर आपकी लेयर भी अच्छी बन रही हो, आपको डालने वाला एम्ब्रो भी अच्छा डाला जा रहा हो, पर अगर आपको आईवीएफ में बार बार सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे केसेस में भी यूट्रस के अंदर डालकर हम एक तरह से यूट्राइन लेयर की रिसेप्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं और इन केसेस में भी इसका कामयाबी का पाया गया है। तीसरा जो इसका यूज़ होता है, जिसके लिए हम इसे ओवरीज में डालते हैं, वो है केसेस जिनकी ओवरीज काफ़ी कमज़ोर हैं या एज की वजह से या किसी की यंग एज में भी ओवरीज काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, एग्स का नंबर काफ़ी कम होता है, तो उसमें भी हम क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, या एग्स के रीजनरेशन के लिए भी इसका उपयोग आजकल किया जाता है। मैं कहना चाहूँगी इन सब चीज़ों में अभी भी ये थेरेपी बहुत प्रूवन नहीं है, एक तरह की एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस पे है, लेकिन इसके रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। इसलिए इसकी जो यूज़ करने की और काफ़ी इसीलिए फेमस हो रही है और लोग इसका यूज़ करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी पाए गए हैं। पीआरपी को कैसे बनाया जाता है और कैसे किया जाता है? पीआरपी जैसे मैंने बताया कि यह आपके अपने ब्लड से बनता है। इसको फ्रेशली बनाया जाता है और फ्रेशली इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स की लाइफ बहुत थोड़ी होती है। इसको बनाने के लगभग आधे घंटे के अंदर ही इसको इस्तेमाल करना होता है। इसके लिए आपका अपना ब्लड जो है करीब 20 ml करीब ब्लड निकाला जाता है और उसके हम सेंट्रीफ्यूज करके उस ब्लड को उसके अंदर से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं और डिपेंडिंग अपॉन हमें यूट्रस में यूज़ करना है या ओवरीज में यूज़ करना है, हम उसकी क्वांटिटी तैयार करते हैं। यूट्रस में डालने का अगर हम थिन एंडोमेट्रियम के केसेस में डाल रहे हैं तो जनरली हम पेशेंट को 8वें 9वें दिन बुलाते हैं और इसको डालने के 2 तरीके हैं। अगर हमें इसे सिंपल थिन एंडोमेट्रियम के लिए अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में डालना है तो हम पेशेंट को सिंपल एक बहुत ही आसान तरीके से आईओआई कैथेटर के ज़रिए अल्ट्रासाउंड में देखते हुए यूट्रस के अंदर सिर्फ इंजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि ये हम सिर्फ इसमें यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं तो कई बार इसके एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो रही है, नहीं हो रही है, इसका हमें पता नहीं लग पाता। पेशेंट को हम 2 से 3 दिन बाद बुलाते हैं, अल्ट्रासाउंड से एंडोमेट्रियम दोबारा से असेस करते हैं। अगर हमें लगता है इसका प्रॉपर इफेक्ट नहीं आया है तो हम रिपीटेड सेकेंड अटेम्प्ट भी इसका दे सकते हैं और उसके 3 दिन बाद फिर एम्ब्रो ट्रांसफ़र प्लान किया जाता है। एक दूसरा तरीका भी है यूट्रस के अंदर डालने का, दैट इज़
हिस्टेरोस्कोपिक PRP इंजेक्शन, दैट मीन्स हिस्टेरोस्कोपी के जरिए PRP के अंदर। अब ये जनरली थिन एंडोमेट्रियम वाले केसेस में ही करा जाता है, जहाँ पर हमारे डिस्पाइट ईस्ट्रोजन थेरेपी हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर बिल्कुल भी 6.5 mm से ऊपर नहीं जा रही है और टिश्यू सेल्स हमें लगता है कि वो डेड हो चुके हैं। अब क्योंकि ये हिस्टेरोस्कोपी के ज़रिए किया जाता है, तो जो एक सर्जिकल प्रोसीजर है, तो ये प्रॉपरली प्लान करके, एडमिट करके और अंडर GA ही होता है। इसी वजह से इस तरह से करने पे थोड़ी सी इसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाती है, क्योंकि सर्जरी की एक एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाती है। पर क्योंकि ये डायरेक्टली यूट्रस की लेयर के अंदर जा रहा है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसका इफेक्ट थोड़ा सा बेटर रहता है। तीसरा, जैसे मैंने बताया कि हम पुअर ओवेरियन रिजर्व वाले केसेस, जिनकी ओवरीज कमज़ोर होगी, उनमें ओवरी में डालते हैं। ओवरी में डालने के लिए हमें अगेन ट्रांसवेजाइनली अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में ओवरी के सरफेस पे नीडल से इंजेक्ट करते हैं। 3-4 स्पॉट्स में हम थोड़ा डालते हैं। हर ओवरी में हमारी कोशिश रहती है 2 ml करीब चला जाए, और इसका इफ़ेक्ट आने में 2 से 3 महीने लगते हैं। तो IVF से 2-3 महीने पहले ये प्रोसीजर किया जाता है। तो ये था PRP को डालने का और कब करना चाहिए उसका थोड़ा सा विवरण। इसके क्या फ़ायदे या नुकसान हैं, PRP थेरेपी के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। PRP थेरेपी एक्चुअली बहुत ही सेफ़ है, और क्योंकि ये आपके अपने ही ब्लड से बनी है, तो इससे कोई एलर्जी का या रिएक्शन होने का चांस नहीं है। पर इसका यूज़ अभी भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, तो ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि हमें ये नहीं पता कि वाकई ये पूरी तरह से इफ़ेक्ट करेगी या नहीं करेगी। हम इसको, क्योंकि अभी तक जो भी लिटरेचर अवेलेबल है जिसमें इसके रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं, काफ़ी अच्छे हैं, उस बेसिस पे हम पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि हाँ, आप इस थेरेपी को ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल नहीं गारंटी करते कि आपकी को पूरा अच्छा इफ़ेक्ट आ ही जाएगा, आपकी ओवरीज जो हैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा नहीं बोल सकते। वी कैन स्टिल गिव इट अ ट्राई एंड वी हैव ट्राइड इन मैनी पेशेंट्स, और इसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं। तो यही इसकी सबसे बड़ी अभी कमज़ोरी है कि ये अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। पर कोई भी टेक्निक कभी भी इस्टेब्लिश होती है, वो उससे कुछ 10-20 साल पहले एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर ही होती है। जैसे कि IVF आज एक इस्टेब्लिश टेक्निक है, पर शुरू में जब शुरू हुआ था तो ये भी एक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही था। तो ये PRP थेरेपी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती थी। इसके बारे में आपको अगर कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स लिखकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसके सारे आंसर्स आपको दूंगी। अगर आप हॉस्पिटल में जिंदल IVF सेंटर में मुझसे मिलना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए एड्रेस पे या फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।